हाय फ्रेंड्स, आज हम सेकेंड ईयर का एक क्वेश्चन कवर करेंगे। व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व कौन से हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व कौन से होते हैं। तो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जैविक निर्धारक और एक होते हैं पर्यावरणीय संबंधी निर्धारक। तो जैविक निर्धारक में भी 4 पॉइंट्स आते हैं: आनुवंशिकता, शारीरिक गठन व स्वास्थ्य, स्रावी ग्रंथियां, शारीरिक रसायन। और पर्यावरणीय संबंधी निर्धारक जो है वो मुख्यतः 3 होते हैं। फर्स्ट है प्राकृतिक निर्धारक, सामाजिक निर्धारक और सांस्कृतिक निर्धारक। तो मुख्य रूप से ये जैविक निर्धारक और पर्यावरणीय संबंधी निर्धारक के कुछ पार्ट्स हैं। अब हम इनको बारी बारी से समझ लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर आंसर लिखने में आसानी रहे। कि आनुवंशिकता होती क्या है। जैविक निर्धारक के अंतर्गत आती है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता जो आपको आपके पैतृक से या आपके पुरखों से जो गुण प्राप्त होते हैं, आपके माता पिता से जो गुण प्राप्त होते हैं, वो कहलाती है आनुवंशिकता। आप हर व्यक्ति के व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं उसके माता पिता का, दादा दादी का, नानी नानी के कुछ ना कुछ अंश अवश्य होते हैं। और व्यक्ति के व्यक्तित्व में लगभग 50% गुण जो है उसके माता पिता से आते हैं, 1/4 उसके दादा दादी से, नाना नानी से आता है, और 8वां भाग उसके परदादा परनाना नानी से आता है। तो हम बोल सकते हैं कि हर व्यक्ति के व्यक्तित्व में जो क्रोमोसोम, जिसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं, गुणसूत्र बोलते हैं, वो गुणसूत्र जो है वो लगातार वंश के अनुसार वंशावली में ट्रांसफर होते रहते हैं। वही कहलाती है आनुवंशिकता। ओके, अब आते हैं हम शारीरिक गठन व स्वास्थ्य। व्यक्ति के व्यक्तित्व में शारीरिक गठन का और स्वास्थ्य का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। क्योंकि आप जब भी किसी व्यक्ति को इमेजिन करते हो तो फर्स्टली दिमाग में आपके उस व्यक्ति की बनावट, लंबाई, चेहरा, नाक नक्शा, कलर, बाल, आंखें, यही सब दिमाग में आता है। आप ऐसे ही करके किसी व्यक्ति को इमेजिन कर पाते हैं, उसके बारे में बोध कर पाते हैं। तो हम जानते हैं कि जिन व्यक्तियों का शरीर हष्ट पुष्ट रहता है, जो डैशिंग रहते हैं, स्मार्ट रहते हैं, वो लोगों द्वारा ज्यादा पसंद किए जाते हैं। या आपने भी देखा होगा, अनुभव किया होगा, वो लोगों द्वारा ज्यादा पसंद किए जाते हैं और उनकी तारीफ भी की जाती है। और जब उनकी तारीफ की जाती है तो धीरे धीरे उन व्यक्तियों के अंदर स्वावलंबन बढ़ता चला जाता है, आत्मविश्वास पैदा होता चला जाता है। वे अपने आप को दूसरों से कमतर नहीं आंकते, हमेशा दूसरों से श्रेष्ठ समझते हैं। तो शारीरिक गठन का प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के व्यक्तित्व पर। उसी की अपेक्षा जब हम दूसरे रूप में देखें तो किसी भी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसमें की अंगहीनता हो या जिसकी शारीरिक बनावट ठीक ठाक ना हो, वो कभी भी अपने आप को दूसरों से सुपीरियर नहीं समझ सकता। हमेशा उसके अंदर कोई ना कोई हीन भावना रहेगी, वो दूसरों का सामना करने से हमेशा डरेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इसका रोल है शारीरिक गठन का किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में। और हम बात करें स्वास्थ्य की, तो जो व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहते हैं, हष्ट पुष्ट रहते हैं, स्पोर्ट्समैन रहते हैं, खेलते कूदते हैं, उत्साही रहते हैं, वो हमेशा आपको फिट मिलेंगे और ऊर्जा से भरपूर मिलेंगे। और वही ऐसे व्यक्ति जो बीमार रहते हैं, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, वो हमेशा आपको स्वस्थ और चीजों से भागना, जी चुराना, इस तरह की प्रवृत्ति के लोग मिलेंगे आपको। तो स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए। नहीं तो आप जीवन भर बीमारी रहे आएंगे तो आपका व्यक्तित्व कभी विकसित नहीं हो सकता। अब बात करते हैं हम स्रावी ग्रंथियों की। स्रावी ग्रंथियां, जिनको हम नलिका विहीन ग्रंथियां भी बोलते हैं, जो हमारे बॉडी में हार्मोन्स का संचार करती हैं। कई सारी ग्रंथियां, ये गल ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि, एड्रेनल ग्रंथि, जनन ग्रंथि, इस प्रकार से लगभग 8 ग्रंथियां होती हैं जो हमारे शरीर में हार्मोन्स रिलीज करती हैं, हार्मोन्स का स्राव करती हैं, जो हमारे पूरे बॉडी बैलेंस में दिखता है। किसी भी हार्मोन्स की अधिकता या कमी आपके व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकती है। किसी भी हार्मोन्स की अधिकता आप में कोई ना कोई बीमारी पैदा कर सकती है, या किसी हार्मोन्स की कमी आप में कोई ना कोई बीमारी पैदा कर सकती है। इसलिए हार्मोन्स बिल्कुल सिस्टमैटिक होने चाहिए बॉडी में, उनका संतुलन बिल्कुल प्रॉपर रहना चाहिए। तो
स्रावी ग्रंथियों का भी बहुत ज्यादा रोल है हमारे व्यक्तित्व के निर्धारक तत्वों में। अब बात करें शारीरिक रसायन की, बॉडी केमिस्ट्री बोलते हैं इसको हम, शारीरिक रसायन। ये मुख्य रूप से 4 होते हैं बॉडी केमिस्ट्री। आयुर्वेद के हिसाब से भी इसको वर्णन किया गया है, 400 साल पहले ही इसका वर्णन आया है। मुख्य रूप से ये 4 होते हैं, रक्त, पित्त, कफ और तिल्ली द्रव्य। तिल्ली द्रव्य को हम श्याम पित्त भी बोलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनमें रक्त की अधिकता रहती है, जिनमें ब्लड ज्यादा होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत आपको उत्साही मिलेंगे और आशावादी मिलेंगे, ऑप्टिमिस्टिक मिलेंगे। वो हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की सोच रखेंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ऐसे व्यक्ति जिनमें पित्त की प्रधानता होती है, मतलब जिसमें पित्त अधिक होता है, ऐसे व्यक्ति आपको चिड़चिड़े स्वभाव के मिलेंगे, चिड़चिड़े, कोपशील, शॉर्ट टेम्पर जिसको आप बोलते हैं, जो जल्दी ही गुस्से में आ जाते हैं, वो व्यक्ति पित्त की प्रधानता होती है। कफ की प्रधानता वाले व्यक्ति आपको सुस्त मिलेंगे, लेजी टाइप के, सुस्त, हर काम को डिले करना है उनको, समय पर काम नहीं करना। तो ऐसे व्यक्तियों में कफ की प्रधानता रहती है। और तिल्ली द्रव्य या श्याम पित्त की प्रधानता जिन व्यक्तियों में होती है, वो व्यक्ति आपको उदास मिलते हैं, हमेशा किसी सोच में डूबे रहते हैं, उदास, जिंदगी से उनको कोई लगाव नहीं, बस सोच रहे हैं, उदासी में जीवन कट रहा है। तो ऐसे व्यक्ति में तिल्ली द्रव्य या श्याम पित्त की प्रधानता होती है। तो मुख्य रूप से ये जैविक निर्धारक तत्व के अंतर्गत 4 पॉइंट्स हैं जो भी अपन ने समझे। तो अब देखते हैं हम पर्यावरणीय संबंधी निर्धारक। तो पर्यावरण संबंधी निर्धारक में फर्स्ट आएगा प्राकृतिक निर्धारक। प्राकृतिक निर्धारक से तात्पर्य यह है कि प्रकृति का क्या प्रभाव पड़ता है किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर। जैसे हम बोले कि जो व्यक्ति ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, वो आपको मुख्य रूप से कलर में फेयर मिलेंगे, गोरे मिलेंगे। अपेक्षाकृत जो व्यक्ति उष्ण क्षेत्रों में रहते हैं, गर्म प्रदेशों में रहते हैं, उनका रंग आपको सांवला मिलेगा या काला भी मिलेगा। और यदि हम शारीरिक गठन की बात करें तो ऐसे व्यक्ति जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, उनका शरीर आपको गठीला मिलेगा, वो आपदाओं से लड़ने में बड़े सक्षम रहेंगे, क्योंकि हमेशा वहां पे कुछ ना कुछ आपदाएं आती ही रहती, तो बड़े आसानी से उनका सामना वो कर लेते हैं। उसी की अपेक्षा जो व्यक्ति मैदानी क्षेत्रों में मिलते हैं, मैदानी क्षेत्रों के व्यक्ति आपको नॉर्मली लंबे मिलेंगे, पतले दुबले मिलेंगे, है ना। और बात करें यदि हम किसी शीत प्रदेश के व्यक्ति को उष्ण प्रदेश में ला करके शिफ्ट कर दें, तो उसको वहां अनुकूलित होने में बहुत ज्यादा समस्या होती है, क्योंकि वो लोग उस गर्मी के आदी नहीं, तो उनके कार्य करने की क्षमताएं भी घट जाएंगी, वो लगातार धीरे धीरे बीमार भी रहने लगेंगे। सेम स्थिति है कि जब हम किसी गर्म प्रदेश के व्यक्ति को किसी ठंडे स्थान पर भेज दें, तो उसके साथ भी यही स्थिति होगी। वो वहां पे जलवायु को, उस क्लाइमेट को अपने अंदर अडॉप्ट नहीं कर पाएगा, अनुकूलित नहीं हो पाएगा, अडॉप्ट नहीं कर पाएगा, तो धीरे धीरे वो बीमार रहने लगेंगे या उसके कार्य करने की क्षमताएं घट जाएंगी। तो हम बोल सकते हैं कि प्राकृतिक निर्धारक बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में। अब बात करें सामाजिक निर्धारक तत्वों की, तो हम जानते हैं कि व्यक्ति जो है वो एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज से ही सब कुछ सीख सीख के अपने अंदर चीजों को इनबिल्ड करता चला जाता है। अब सामाजिक निर्धारक तत्वों में सबसे पहले जो प्रभाव पड़ता है किसी व्यक्ति के अंदर, तो सबसे पहले प्रभाव पड़ेगा उसके माता पिता का। माता पिता जैसे होंगे बच्चा वैसा ही बनता चला जाएगा। यदि माता पिता निर्भीक हैं, दयावान हैं, दूसरों की मदद करते हैं, उनके अंदर सहानुभूति है, करुणा है, तो ये सारे जो मानवीय मूल्य हैं धीरे धीरे ट्रांसफर होते जाएंगे उनके बच्चों में। और वहीं यदि माँ बाप जो है वो उग्र हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनके अंदर किसी के प्रति कोई दया भावना करुणा नहीं है, तो फिर बच्चा भी धीरे धीरे यही सब गुण सीखता चला जाएगा। परिवार के अन्य सदस्यों का प्रभाव पड़ता है। यदि परिवार के अन्य सदस्य जो है वो पढ़े लिखे हैं, अच्छे जॉब्स में हैं और दूसरों की मदद करते हैं, एक बहुत ही अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, तो ये सब देख देख के बच्चा भी उन्हीं चीजों को अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। वो भी फिर जॉब की तरफ बढ़ना चाहता है, अपना करियर बनाना चाहता है। लेकिन वही यदि अन्य सदस्य जो है वो चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी या बड़े भाई बहन यदि
दूसरी गतिविधियों में लिप्त हैं, मान लो क्रिमिनल एक्टिविटीज में लिप्त हैं, उनके घर में शराब का कारोबार हो रहा है, कहीं नशा बिक रहा है, या वो लोग गतिविधियों में लिप्त हैं, लड़ाई झगड़ों में, कुछ फर्क नहीं पड़ता, पुलिस केस बन जाए, तो ये सब देखते देखते वो बच्चे के अंदर भी वही सारी चीजें इनबिल्ड होती चली जाती हैं, तो वो भी फिर बुराई की तरफ धीरे धीरे अग्रसर होता चला जाता है। तो अब हम बात करें जन्म क्रम की, बात करें बच्चों में, बड़े बच्चों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है, छोटे बच्चों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है। जन्म का क्रम भी बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमेशा आप देखेंगे कि बड़े घर के बड़े बच्चे होंगे, उनके ऊपर ज़्यादातर जिम्मेदारियां हमेशा शुरू से ही रही आती हैं। घर का भी काम करना है, मार्केट का भी काम करना है, छोटे भाई बहनों का ध्यान भी रखना है। और वही जो बच्चे छोटे रहते हैं, जो सबसे छोटे होते हैं, बड़े लाडले होते हैं, माँ बाप के भी लाडले होते हैं, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, अपना घर में बस सारा काम उनको मिल जा रहा है होकर के, बड़े भाई बहन कर दे रहे हैं। तो ऐसे बच्चे जो है वो कभी कभी गलत रास्ते पर भी चले जाते हैं, क्योंकि ज्यादा उनको लाड़ प्यार मिलने लग जाता है। तो जन्म क्रम का भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। विद्यालय का प्रभाव, आप जहां पढ़ रहे हैं वो स्कूल कैसा है, वो कॉलेज कैसा है, किस कम्युनिटी में बना हुआ है, वहाँ पे किस तरह का माहौल है, वहाँ आजू बाजू में किस तरह का माहौल है, तो ये सब बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। आपके शिक्षकों का प्रभाव, आपके शिक्षक कैसे हैं, उनके बोलने का, बात करने का तरीका कैसा है, आप धीरे धीरे वो सब चीज़ों को अडॉप्ट करते जाते हैं। आपके सहपाठी कैसे हैं, गाली गलौज करने वाले हैं या वाकई में पढ़ने लिखने वाले हैं। यदि बच्चे जो है वो क्रिमिनल टाइप के होंगे तो आप भी उसी तरफ जाओगे, और आपके साथ ही यदि पढ़ने लिखने वाले होंगे तो आप हमेशा करियर की ग्रोथ की तरफ जाओगे। तो सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका सहपाठी, आपका सराउंडिंग एरिया, आपके आजू बाजू के लोग कैसे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है आपके सामाजिक जीवन में और आपके व्यक्तित्व विकास में। और हम बात करें कि आपका स्कूल या कॉलेज किस भौगोलिक स्थिति में है, तो भौगोलिक स्थिति का भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। आपके स्कूल कॉलेज के बाहर में शराब की दुकानें हैं, बाजार है, या बहुत ही खराब माहौल है वहाँ का, तो स्वाभाविक है उसका प्रभाव पड़ेगा। और यदि आपका स्कूल कॉलेज बहुत ही शांत इलाके में स्थित है, पीसफुल एरिया में है, तो आपका फोकस पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा रहेगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये सब सामाजिक निर्धारित तत्व, ये बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके व्यक्तित्व को निर्धारित करने में। अब बात करें हम सांस्कृतिक निर्धारक तत्वों की, तो सांस्कृतिक निर्धारक, जैसा हम जानते हैं कि व्यक्ति संस्कृति से भी बहुत कुछ सीखता है, और सभी जातियों की या धर्मों की संस्कृतियां अलग अलग होती हैं। किसी बच्चे का समाजीकरण का जो तरीका है वो कई संस्कृतियों में अलग अलग है। बहुत सारी संस्कृतियों में मुंडन होता है, बहुत सारी चीजें हैं जो आप जानते होंगे। तो इस तरह से वो धीरे धीरे रिचुअल्स को फॉलो करते हैं हम लोग, और वो संस्कृति धीरे धीरे ट्रांसफर होती है हमारे व्यक्तित्व में। तो हम जानते हैं कि बिना रिचुअल्स को फॉलो किए संस्कृति को बचाए रखना मुश्किल है। तो हम जानते हैं कि जितने भी प्रचलन है, रीति रिवाज हैं, ये सब पार्ट है हमारी संस्कृति का। तो संस्कृति का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। बहुत सी संस्कृतियों में, उदाहरण के तौर पे हम बात करें कि बहुत सी संस्कृतियों में जीव हत्या पाप होती है। किसी मानव को हत्या करना, किसी इंसान की हत्या करना बहुत बड़ा पाप है। लेकिन वही नागा संस्कृति की बात करें तो उसमें जो जितने ज्यादा नरमुंड काटता है उसका रुतबा उतना बड़ा होता है। जो जितने ज्यादा नरमुंड काटता है उसे समाज में उतना ज्यादा सम्मान मिलता है, उसको शादियों के ऑफर बहुत सारे आते हैं। और तो ये अलग अलग संस्कृतियों का अलग अलग वो है। फॉरेन कंट्रीज में हम देखते हैं, पश्चिमी सभ्यता में बात करें तो तलाक बहुत बड़ा मैटर नहीं है। वहाँ पे लोग नॉर्मली तलाक लेकर के दूसरी शादी कर लेते हैं। लेकिन इंडिया में, हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो यहाँ पर तलाकशुदा व्यक्ति हो या महिला हो, उसको अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता, जल्दी उसका विवाह दोबारा से नहीं होता।